इसकी भरपूर निंदा करता हूं और हम लोग आगाह करते हैं, अगर राहुल गांधी को नकली बोलेगा तो नरेंद्र मोदी नकली है। याद रखिए, राहुल गांधी देश की शान है, हम लोगों का कांग्रेस की शान है, युवाओं की शान है, गरीब की शान है राहुल गांधी। ये लोग आपस में लगता है कि मर्यादा भूल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी तक इनको लोगों को सत्ता क्या नाम है प्रतिपक्ष नेता नहीं खोज पा रहे हैं। वेट कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को रात से हम लोग खदेड़ देंगे। एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं जीतेगा। मैं अगर ये जो जोकर मंत्री है, क्या नाम है, सीपी सिंह, अगर उसने माफी नहीं मांगा, ये जोकर पूर्व मंत्री, अगर माफी ये नहीं मांगा तो मैं मान हानि का दावा पर पेश करूंगा। इस तरह का अमर्यादित शब्द, इस तरह का अमर्यादित शब्द बोलना या हल्का बात बोलना, ये गरिमा को गिरा रहा है। मैं इन पर 3 करोड़ रुपया का मानहानि का दावा पेश करने जा रहा हूँ। माफी मांगे, सरेआम माफी मांगे। अब बोल दिया, अब हो जाएगा, देखिए नोटिस चला जाएगा। हमने उठाया है कि एक तो जो प्रचार हुआ है या अब प्रचार हुआ है, उसमें कितने का सैंक्शन था, कितना आपने किया है। जनसंवाद चला है, पूरी तरह से जनसंवाद में निजी लोग थे और ये सब लोग सरकारी नियमों के हिसाब से फैसला करते कराते थे। तो जनसंवाद का मामला है, पीआरडी में विज्ञापनों का मामला है। 15% कट एक एजेंसी ले रही थी जिसकी योग्यता क्षमता ही नहीं थी उतना करने की। तो इन सबों के बारे में उन्होंने कहा, स्किल डेवलपमेंट में जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वाली कंपनी है, उसने गलत तरीके से कहा है कि 26,000 लोगों को साहब नौकरी मिली 2018 के 12 जनवरी को। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से पूछना चाहिए कि कैसे आप कह रहे हैं। मेरे पास तो रिकॉर्ड है, 2,000 को मोस्टली से मिली और वो भी 2 महीने के बाद लौट आए, क्योंकि 5,000-6,000 रुपये में वो चेन्नई, कोयम्बटूर, पुणे नहीं रह सकते थे, वापस आ गए। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी फ्रॉडुलेंट काम है, फ्रॉड है ये। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से पूछा जाना चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट का, पीआरडी का, महाधिवक्ता के कार्यालय का, कई लोग विदेश रहे हैं और यहाँ हाईकोर्ट में हम हाजिर हुए हैं, उन लोगों ने अपना बिल दे के पैसा उठा लिया है। तो इन सबों की फिजिकल जांच होनी चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए। और तीसरा मैंने कहा कि टेंडर में जो एस्टीमेट का घोटाला हुआ है, प्राकलन का, आप 5 साल में देख लीजिए कितने हाई रेट पर प्राकलन दिए गए। किसी को मदद करने के लिए किस तरह से प्रशासनिक स्वीकृति के बाद भी टेंडर को स्प्लिट कर दिया गया ताकि कोई आदमी क्वालिफाई कर जाए। तो इन सारी बातों की जांच आप नहीं कराएंगे और हाउस आपको पैसा देते रहेगा और आपकी व्यवस्था जो सरकारी अधिकारी इसी तरह से काम करते रहेंगे, तो इन पर अंकुश लगना चाहिए। मेरे कहने का मात्र इतना ही उद्देश्य था। जामिया इस्लामिया या जेएनयू में जो हो रहा है सदन में, आप कैसे देखते हैं? अब मैं उसको गहराई से मैंने देखा नहीं है, क्या है ये मामला, कहीं का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है या किसी गड़बड़ी का मामला है। वहाँ की सरकारें देखेंगी, करेंगी। अनावश्यक रूप से किसी भी मामले पर राजनीति हो, ये मुझे पसंद नहीं। बोलो ना। हाँ दादा, आज आपने कुछ सुझाव दिया, खासकर जो पुलिस प्रशासन का। मैंने सुझाव दिया कि हम बजट में, अनुपूरक बजट में जो पैसा सदन सरकार को देता है, तो सरकार कोई भी रहे, व्यवस्था तो वही रहती है, अधिकारी वही रहते हैं, ये अपना काम किस तरह से करते हैं। तो मैंने बताया कि जमशेदपुर का एक मामला जिसको मैंने उठाया था, 2016 से 2019 तक उसका अनुसंधान ही नहीं हुआ। एक बस जल गई थी, अपराधी कौन है, जैसे जेसिका लाल मामले में हुआ, ये किसने मारा उनको ये पता नहीं है। तो डीजीपी ने 4 बार उस समय जो सीनियर एसपी थे उनको आदेश दिया, अनुसंधान नहीं किया। उसी तरह से एक मामला था जिसमें पत्रकारों पर लाठीचार्ज हुआ था। एक आदमी ने रंगदारी मांगा था, जो रंगदारी का केस करने गया उसी को थाना में बंद कर दिया। पत्रकार आए कवर करने, हाजत में फ़ोटो लिया, तो भीषण लाठीचार्ज किया था 2016 में। मैंने इस मामले को उठाया था, हुआ था कि डीसी जांच करेंगे, आज तक जांच नहीं हुई। होम सेक्रेटरी ने 7 बार रिमाइंडर भेजा उसको, डीसी को।
तो कैसा शासन चलेगा जिसमें डीजीपी की बात सीनियर एसपी नहीं मानेगा, होम सेक्रेटरी के आदेश को ये डीसी नहीं मानेगा, और ऐसे ही प्रशासन के लिए, शासन के लिए हम लोग पैसा देते रहें तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर महाधिवक्ता के बारे में मैंने उठाया था कि 4 उदाहरण देकर मैंने कहा कि माइंस के 3 केसेस में बिना विभाग से बात की अपने मन से बहस कर दिया हाई कोर्ट में, सरकार हार गई। एक मामले में तो झूठा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिख दिया कि कोर्ट ने मौखिक आदेश दिया है अमरप्रीत सिंह काले की ज़मीन के मामले में, सरकार ने उसकी जमाबंदी खारिज कर दी। बाद में इनके वकील ने उठाया, कोर्ट ने फटकारा तो लीक कर दिया कि पुराना जो हमने लेटर लिखा था उसमें विड्रॉ करते हैं। मगर आपके इस करने में किसी आदमी की ज़मीन तो चली गई, आज तक उस पर जमाबंदी हो नहीं पाई है। तो कहा कि जब महाधिवक्ता का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा, और मैंने सवाल उठाया तो महाधिवक्ता बार काउंसिल के अध्यक्ष थे, उन्होंने बार काउंसिल में मेरे खिलाफ उन्होंने निंदा का प्रस्ताव पास करा कि वकील पर हमला है ये। तो मैंने कहा कि कैबिनेट अपॉइंट करती है महाधिवक्ता को, और कैबिनेट मेंबर के खिलाफ महाधिवक्ता प्रस्ताव पास कराता है अपनी अध्यक्षता में, इस पर कोई कार्रवाई नहीं, पूछताछ भी नहीं हुई उससे। तो ये जो हमारे व्यवस्था में, सिस्टम में खामियां आ गई हैं। चुनाव में कई अखबार के मालिकों को, संपादकों को फ़ोन करके सीएमओ के बड़े अधिकारी ने कहा कि खबरदार, कोई समर्थन नहीं करना है, आप लोग अंडर वॉच हैं, देखा जा रहा है। तो इस तरह की बात अधिकारी करेंगे जो संविधान की रक्षा और कानून की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं, और ये लोग सत्ताधारियों के यहाँ घरेलू नौकर बन जाते हैं, उनके पर्सनल हितों की देखभाल करते हैं, कानून से ऊपर उठकर काम करते हैं। तो ये सारी जो व्यवस्था में गड़बड़ियाँ आ गई हैं, ये सरकार को जो पैसा हाउस दे रहा है, सदन दे रहा है, तो इसको भी ठीक करना चाहिए आपको। एक और मामला मैंने उठाया था कि जमशेदपुर में विशेष करके 86 बस्तियों का मामला पूरे बिहार के कई स्थानों पर है। लोग 50 साल से 60 साल के आज़ादी के पहले से सरकारी ज़मीन पर, कंपनियों की ज़मीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। सरकार ने उनको बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, नाली बनवा दिया, सारी सुविधा दे दी, मगर वो मालिक नहीं है। आज भी 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनाया, लगता है हम किराए के मकान में हैं। तो ऐसे लोगों को मालिकाना हक देना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उन्होंने 23 अक्टूबर को कैबिनेट में प्रस्ताव पास करा के, और 1 हफ्ते के बाद लोकसभा राज्यसभा से पास करा के अधिनियम बना दिया, और दिल्ली की 1731 बस्तियों को मालिकाना हक दिया। उसी तरह से यहाँ भी जो ऐसी बस्तियाँ हैं, मकान हैं, राजस्व विभाग का नियम कानून है, उसके आधार पर कानून बनाकर उनको मालिकाना हक देना चाहिए। आज जिस ज़मीन पर बसे उस ज़मीन की कीमत ले लीजिए उनसे, बड़ा राजस्व सरकार के पाले में आएगा। फिर किस तरह से माइंस डिपार्टमेंट में, कोयला डिपार्टमेंट में राजस्व वसूला नहीं गया है, जानबूझ कर छोड़ दिया गया है, भारत सरकार की कंपनियों पर भी और निजी जो मालिक हैं उन पर भी। अपने साहब से टैक्स लिया नहीं, अब कहते हैं खजाना खाली है। तो ऐसे जो लापरवाही किया है लोगों ने, उन पर कार्रवाई भी हो, और व्यवस्था को ठीक करें हम, ताकि विधानसभा जो बजट के माध्यम से, अनुपूरक के माध्यम से आपको पैसा देती है, उस पैसे का सदुपयोग सरकार और सरकार के अधिकारी करें। पिछले सरकार में सूचना विभाग क्या मंशा दर्शाता है जो प्रस्ताव लेकर आए आलमगीर? इससे स्पष्ट है कि वो चाहते हैं कि राज्य में, देश में उन्माद फैलता रहे। हम लोगों ने एक निंदा प्रस्ताव सदन की तरफ से केंद्र सरकार को अवगत कराने का ये प्रयास किया कि ये जो चल रहा है देश के अंदर, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो धीरे धीरे जो परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, हमारे राज्य में भी आप देख रहे होंगे, जहां तहां यदा कदा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है कि केंद्र सरकार को राज्य के हालात से अवगत कराए? ये एक संकेत है कि आज हमारे शैक्षणिक संस्थाओं
पर जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस विषय पर जहां शुरुआत हो रही है और वहां से लेकर जो विभिन्न राज्यों में उसकी आवाज गूंज रही है, उन सभी चीजों पर सरकार की नजर है। आप लोगों के नजरों से, आप लोगों के खबरों से भी जानकारी हमें प्राप्त होती है और आप अस्वस्थ रहे। आपके सकारात्मक आलोचना का भी सरकार स्वागत करेगा। आज एक अखबार में जमशेदपुर की एक मार्मिक घटना छपी है। एक महिला ने अपने बच्चे को बेचा ठंड और भूख की वजह से। आपको मैं बता दूं, इस खबर पर हमने संज्ञान लिया है। जो मुझे जानकारी मिली है कि बच्चे की भी रिकवरी हमने करा ली है और उस महिला को जो भी उसकी सहायता की आवश्यकता है वो सरकार देने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल गलत चीजों पर सरकार काफी सख्त है और जो लोग, मैंने पहले भी कहा है और आपने अभिभाषण का उत्तर में हमारी बातों को सुना होगा कि नौकरशाहों का जो राजनीतिकरण हुआ है पूर्व की सरकार में, वो बेहद खतरनाक है और ये बातें हमारे संज्ञान में है और हम इसको भी दूर करने का काम करेंगे। और बिल्कुल सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी लोगों को हम लोगों ने हमारे जनप्रतिनिधि, आम नागरिक के प्रति वो संवेदनशील बने। हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाएं और समय की सही उपयोगिता वो करें। ऐसे में हमने 4-5 मापदंड तय किए हैं जिसके माध्यम से पदाधिकारियों के कार्य प्रणाली को मापा जाएगा। अच्छा, सदन में ये हल्की बातें हो रही इश्यूज थे, थोड़ा हंगामा हुआ, लेकिन सेकेंड हाफ बहुत पीसफुली रहा तो थोड़ा अच्छा लगा। क्या बोलेंगे में जाके पहला फीलिंग बहुत अच्छा लगा। मुझे आज बोलने का भी मौका मिला और नए सदस्य को भी आज मौका मिला मुझे बोलने का, तो बहुत पॉजिटिव फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। लगा कि मुझे आगे भी ऐसे ही मौका मिलते रहे। किसी शुभचिंतक ने वायरल कर दिया कि आप शिक्षा मंत्री बन गई हैं, पूरा वायरल। आई डोंट नो अबाउट दिस, मुझे नहीं पता। मैम, एक आज स्पष्ट हुआ है, जो अभी राज्यपाल का अभिभाषण है उससे भी स्पष्ट हुआ है, जो एजेंडा है उससे भी स्पष्ट हुआ है। इसमें शिबू सोरेन जी का जल जंगल जमीन की कहीं बातें नहीं है। झारखंड के जो लड़ाकू लोग हैं, झारखंड के लिए जो संघर्ष किए हैं, उनकी कहीं बातें नहीं है। झारखंड क्रांतिकारियों के लिए कहीं बातें नहीं है। वही बातें हैं जो कांग्रेस करना चाहती है, कांग्रेस करवाना चाहती है। ये सरकार कांग्रेस चला रही है। इस बात को हम लोगों ने जनता के बीच में कहने का काम किया। कहना है कि ये पूरा अभिभाषण कांग्रेस ने तैयार करा? पूरा यहाँ बना ही नहीं है। झारखंड ये फ्लाइट से आया है, ये फ्लाइट से अभिभाषण आया जिसको हमारे महामहिम राज्यपाल के द्वारा पढ़वाया गया और ये दिल्ली से आई है। सदन में एक बात उठी नकली गांधी को लेकर, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, जो माननीय वरिष्ठ सदस्य सीपी सिंह साहब ने उठाया है और उठाया है तो इस विषय की तो गंभीरता पर हम लोगों को जानी चाहिए। गांधी टाइटल रख लेने से कोई गांधी नहीं हो जाता है और अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो देश के साथ धोखा दे रहे हैं। उनको गांधी टाइटल के लिए किसने प्राधिकृत किया, अधिकृत किया, ये सब बातें तो आएंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी।
देखिए CNT SPT तक पर महामहिम राज्यपाल का ये अभिभाषण आया कि इसको कठोरता से लागू होना चाहिए। मैं भी यही बात को बोल रहा हूँ। आज ये CNT में ये प्रावधान है कि इसी थाना के आदिवासी का ज़मीन खरीद सकता है, लेकिन आज रांची में पूरे प्रदेश के लोग आकर के ज़मीन खरीद करके बसे हुए हैं। तो ये जांच होगा तो पता चलेगा कौन कौन खरीदा है, कौन नेता, कौन पदाधिकारी। तो इस पर इन लोगों को तकलीफ लग रही है जब सही बात उठ रहा है। तो कहाँ के रहने वाले लोग, जामताड़ा के रहने वाले लोग, कहाँ के रहने वाले लोग, लातेहार दुमका के रहने वाले लोग, कहाँ के लोग, बहुत सारे लोग हैं। जाँच हो, SIT गठन हो, कार्रवाई हो उन लोगों पर। हम लोग भी तो चाहते हैं कि SIT का गठन करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं कहा भी कि हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। हम उनके बात को लेकर भी आगे और सदन में प्रस्ताव पारित हुआ है। बिल्कुल देखिए, ये कुछ लोग जो पर्दा के पीछे इस सरकार को चला रहे हैं, ये सर्वविदित है, जिसको हम क्या मैसेज जाता है आम जनता जब सदन की कार्यवाही को देखेगी, इसका क्या मैसेज जाता है? और नए लोग भी आए हैं इसमें, वो क्या सीखेंगे? आप विपक्ष में जो लोग आज बैठे हैं, हमने भी ये सवाल उठाया था, और वो लोग भी ये बात कहते तो हैं, मान मर्यादा और शुचिता की बात करते हैं, लेकिन उनकी मान मर्यादा और शुचिता कहाँ चली जाती है जब वो माइक पकड़ते हैं, ये समझ से परे। इसलिए मुझे लगता है अभी चूंकि ये पहला सत्र है, आरोप प्रत्यारोप की तरफ मैं नहीं जाना चाहूँगा, और हमारी प्रयास रहेगी। हमने कहा है कि ये पूर्व की सरकार नहीं है जो किसी की नहीं सुनती थी। ये सरकार सत्ता पक्ष की भी सुनेगी, विपक्ष का भी सुनेगा, विद्वानों का भी सुनेगा, पत्रकारों का भी सुनेगा, मीडिया की भी बात सुनेगा। और ये सदन और सरकार दोनों की जिम्मेवारी हम लोग बिल्कुल मर्यादाओं के तहत आगे ले जाने का काम करेंगे। सर, जिन कर्मचारियों का वेतन अभी तक बताया है उसको गांधी नकली गांधी है। चलिए सर, किस माफी मांगने के लिए कहा मुख्यमंत्री? निश्चित का माफी मांगेंगे। नकली गांधी आपने कहा। नकली गांधी को नकली नहीं असली कह दे। मैंने कहा है राहुल गांधी नकली गांधी है। चलिए ठीक है, आप अपन ये थे सर, रुक जाओ सर। सर, JNU को लेकर एक प्रस्ताव आया है कि भारत सरकार के पास जाएंगे, जिसका आप लोगों ने विरोध किया, बॉयकॉट भी कर गए। जी बिल्कुल, JNU और जामिया को लेकर के जिन लोगों ने यहाँ पर प्रस्ताव लाया है, ये सारे के सारे राष्ट्र विरोधी तत्वों का समर्थन कर रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, और ये कोई पुरानी बात नहीं है। आगे भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता लोग ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ शामिल होते, ये अफजल गुरु को समर्थन करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। CP सिंह जी, प्रधानमंत्री कह रहे कि NRC पे कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन आपके सदस्य कह रहे कि NRC हर हाल में आएगा। ये कहाँ कौन सदस्य कह रहा है? बिरंसी जी बोले हैं सदन के अंदर। मैंने नहीं सुना। NRC हर हाल में मैं इतना ही जानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वही सही है, बस इतना ही जानता हूँ। राहुल गांधी का गांधीगिरी पर आप सवाल उठाएंगे, गांधी हैं कि नहीं? अरे गांधीगिरी अलग चीज है, वो गांधी अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ गांधीगिरी तो आप ही कर सकते हैं, लेकिन गांधी की बात है। मैंने कहा है कि राहुल गांधी नकली गांधी है। नहीं, हेमंत सोरेन ने कहा है कि इसको वापस लीजिए, माफी मांगिए। किस बात का वापस? अरे नकली, राहुल गांधी नकली को नकली नहीं कहेंगे तो क्या असली कहेंगे? 1000 बार कहूँगा कि राहुल गांधी नकली गांधी है। उनके बाप माँ भी नकली हुए ना। अब उतना मैं नहीं जाता, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी नकली गांधी है। ठीक सर। सर, हेमंत भाषण में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कांग्रेस का भाषण तैयार किया गया है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, चुनाव संपन्न हुआ,
नई सरकार संवैधानिक रूप से आज स्थापित हो गई और सत्ता पक्ष के लोग अब विपक्ष में चले गए। और अभिभाषण राज्यपाल महोदया का जो था बहुत संक्षिप्त अभिभाषण था और आपने उस अभिभाषण को पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको पता चलेगा कि एक संक्षिप्त में सरकार की दिशा और मंशा उन अभिभाषण में देखने को मिला है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिसका अंदाजा या अंदेशा उसको कतई नहीं था कि हमको विपक्ष में जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ा दर्द का एहसास तो होगा ही। उसी का बस झलक था और कोई बात नहीं थी। बाकी चीज जो हम लोगों ने आने वाला 5 सालों के लिए जो लकीर खींचने का कार्य प्रारंभ किया है, जो पहला हमारा कैबिनेट की बैठक हुई, उससे अंदाजा स्पष्ट हो रहा होगा कि सरकार अब इस राज्य के सरकार के हर हिस्से का एक अभिन्न अंग होगा। यहाँ की राज्य की जनता और उनके अनुरूप कार्य करेगी।